तो आज बात करेंगे अगस्त तंत्र के 6th चैप्टर की। इसका नाम है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। ये जो चैप्टर है इसके अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि विषाक्त वायु, जल, भूमि, पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी देखेंगे और मॉडर्न एस्पेक्ट भी देखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में और कौन कौन से टॉपिक हैं? इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर है, इकोटॉक्सिकोलॉजी है, बायोमैग्निफिकेशन है और टॉक्सिको विजिलेंस है। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है विषाक्त वायु, जल और भूमि। तो पहले आयुर्वेद के अनुसार देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि कई बार युद्धों के दौरान जब एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो दुश्मन उसकी सेना को नष्ट करने के लिए विष का उपयोग करते थे। तो वो जब विष फेंकते थे तो उस स्थिति में पेड़, पत्ते, पानी, मिट्टी, सड़कें, भोजन, वायु सहित तो पूरा का पूरा वातावरण जो है वो विष से दूषित हो जाता था। तो विष से दूषित होने के बाद वैद्य की सहायता से जो भी पदार्थ दूषित हुए हैं, चाहे वो पेड़, पत्ते, पानी हो, मिट्टी हो, सड़क हो, तो उनकी जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी और जो प्रभावित जीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका उपचार किया जाता था, जो उससे अफेक्ट हुए हैं, और जो वातावरण है उसे भी शुद्ध किया जाता था। तो यहाँ पर सबसे पहले विष दूषित जल के बारे में बात करेंगे कि अगर जल विष से दूषित हो गया है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे और उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, यानी कि उस जल का शोधन कैसे करना है। विषाक्त जल जो होगा, दुष्टम जलम पिच्छलम, पिच्छल होगा। उग्र गंधी यानी कि उसमें से तीव्र दुर्गंध आती है। फेनान्वितम यानी कि झाग रहते हैं, उसमें फेन रहता है। राजी भीर आवृतम, वो जो है राजी यानी कि जो रेखाएं हैं उनसे आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है। तो विषाक्त जल जो है वो झागदार होगा, तीव्र दुर्गंध वाला होगा, पिच्छल होगा और काले रंग की धारियां उसमें दिखाई देती हैं। मंडूक मत्स्य म्रियते, जो उस पानी में रहने वाले मंडूक होंगे यानी कि मेंढक होंगे, और जो मत्स्य यानी कि मछलियां होती हैं वो म्रियते यानी कि मर जाती हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के वो मर जाएंगी। विहंगाम मताश्च, जो विहंग या पक्षी होते हैं वो मत हो जाते हैं। स अनोपचरा भ्रमंती, अनोपदेश में जो विचरण करने वाले जानवर होते हैं वो भी विष से के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं। मज्जन्ति ये च अत्र नर अश्व नागास्ते, जो उस पानी में मज्जन्ति यानी कि स्नान करते हैं डूबकर, वो नर, अश्व यानी कि घोड़े, नाग यानी कि हाथी, वो सारे जो हैं छर्दी, मोह, ज्वर, दाह, शौफान, इनसे जो है पीड़ित हो जाते हैं। छर्दी रोग से वोमिटिंग होगी, मोह होगा, ज्वर होगा, दाह, शौफ यानी कि इन्फ्लेमेशन रहेगी। रिच्छन्ति, ये सारी चीज़ें उनको जो है आ जाती हैं। तेषाम अपहृत्य दोषान, उस दुष्ट जल के जो है दोषों का नाश करने के लिए दुष्टम जलम शोधयितुम यतेत, उसका शोधन करने का यत्न करना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने क्या बताया है? वैसे तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वही यहाँ पर सिर्फ लिखी हैं। उनका भी पूरा श्लोक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान की 8th चैप्टर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने क्या बताई हैं? आचार्य वाग्भट ने बताया है विष से दूषित जल जो होगा वो उसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं रहता है और वो गर्म होता है। इस पानी में जो चावल पकाया जाएगा वो खाने के तुरंत बाद जो है दाह को उत्पन्न करता है। इस पानी को छूने से या शरीर पर लगाने से पीड़ा होती है, कंडू यानी कि खुजली हो जाती है, शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन रहती है। इस जल का सेवन करने के बाद जो है पाचन नहीं होता और ये शरीर में दाह उत्पन्न करता है, मूर्छा उत्पन्न करता है और ज्वर को उत्पन्न करने वाला होता है। साथ ही शरीर पर नीले, पीले, भूरे और लाल रंग की जो रेखाएं हैं वो दिखाई देती हैं। देन बताया है विष मिश्रित जल का जो है शोधन कैसे करेंगे, उसे शुद्ध कैसे करते हैं। तो उसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है धव यानी कि धावा लेना है, अश्वकर्ण यानी कि अश्वकर्ण ये औषधि लेनी है, असन लेना है, पारिभद्र लेना है, सपाटलान यानी कि पाटल लेना है, सिद्धक लेना है, मोक्षक लेना है। दग्धवा स राजध्रुम और राजध्रुम सोमवल्क, ये दोनों चीज़ें लेकर इनके साथ दग्धवा, इन्हें दग्ध कर देना है यानी कि जला देना है। तद भस्म शीतम, जब वो भस्म ठंडी हो जाए, ठंडी राख हो जाए तो उसे वितरित सरसों,
उसे जो है विषाक्त जलाशय या फिर जो तालाब है उसमें डाल देना चाहिए। इससे जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है। और प्रमाण कितना रहेगा? भस्म अंजलिम, कि जो ये भस्म हमने बनाई है ये लेनी है 1 अंजलि, यानी कि आधा सेर। च अपि घटे निधाय, इसे जो है एक घड़े में डाल देना है। एक घड़े में लगभग 64 सेर पानी आता है, उसमें डालने से जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है। तो 1 अंजलि राख 1 घड़ा पानी में डालनी है, जिससे कि पानी शुद्ध हो जाए। देन सेकंड बात करेंगे विषाक्त भूमि के बारे में। सबसे पहले हैं विषाक्त भूमि के लक्षण। विषाक्त भूमि पत्थर की चट्टान या रेत में रहने वाले जो भी मनुष्य होंगे, बैल होंगे, घोड़े, गधे, ऊंट और हाथी होते हैं, उनके शरीर का भूमि से जिस जिस हिस्से में कांटेक्ट होगा वहाँ पर शोथ या एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। वहाँ पर जो है शोथ उत्पन्न हो जाता है जो भी इनके संपर्क में आते हैं। क्षिति प्रदेशम तो विषि दूषितम, जब क्षिति प्रदेश यानी कि भूमि देश विष से दूषित हो जाता है। शिलातलम यानी कि शिला या पत्थर की जो चट्टान है या फिर रेत है, वो सारे जब विष से दूषित हो जाते हैं। स्पृशन्ति गात्रेण, तो ये नहीं, वो गात्र के जिस भी अंग से स्पर्श होते हैं, गो यानी कि गऊ में, वाजी यानी कि घोड़े में, नाग यानी कि हाथी में, उष्ट्र यानी कि ऊंट में, खर यानी कि गधे में और नर यानी कि मनुष्यों में, जिस जिस अंग के कांटेक्ट में आएंगे तत् शून्ताम चथ दह्यते, वहां पर जो है दाह उत्पन्न करते हैं। विशीर्यते नखरोम तथैव, उन हिस्सों के जो बाल और नाखून हैं वो विशीर्ण हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसी स्थितियों में प्रभावित हिस्सों में जलन महसूस होती है और उन हिस्सों के बाल और नाखून गिरने लगते हैं। देन अष्टांग संग्रह ने एक्स्ट्रा क्या बताया है? विषाक्तता से प्रभावित भूमि जो है उस पर जलने के धब्बे दिखाई देते हैं, घास, पेड़ और झाड़ियां मुरझा जाती हैं, कीड़े, सांप और अन्य जीव जो आसपास में रहते हैं वो मर जाते हैं। देन इस विष से दूषित भूमि का शोधन कैसे करते हैं वो बताया है। विषाक्त भूमि को शुद्ध करने के लिए अनंता और सर्वगंधा के विलयन यानी कि मिक्सचर को शराब में मिश्रित करके भूमि पर छिड़कते हैं, या फिर पानी में काली मिट्टी घोल देते हैं उचित मात्रा में, या फिर पानी में घोल देते हैं विडंग, पाठा और कटभी का क्वाथ। इन सारी चीज़ों का छिड़काव करने से भूमि जो है वो शुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं विष दूषित तृण और अन्न के लक्षण। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बताया है कि अगर अन्न जो है या फिर तृण यानी कि घास विष से दूषित हो गई है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे? विषाक्त घास चारा या अन्य कोई विषाक्त खाद्य पदार्थ पशुओं में जो है थकान उत्पन्न कर देता है, बेहोशी, उल्टी, दस्त, यहाँ तक कि जो इसका सेवन करते हैं उनकी मृत्यु भी करता है। चिकित्सा इसकी क्या बताई है? लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करते हैं, यानी कि जिस टाइप के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनके अनुसार विषनाशक औषधियों से उपचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विष से दूषित वायु के लक्षण और उनकी चिकित्सा। वायु जो है विष से दूषित हो गई है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे? पक्षियों का थकी हुई अवस्था में आसमान से पृथ्वी पर गिर जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हवा और वातावरण का धुआं जो है वो विष से भरा हुआ है। तो वायु दूषित हो गई है तो जो पक्षी हैं उन्हें सांस लेने की वह अच्छी प्रकार की वायु नहीं मिलती है, जिससे वो थककर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। इसके साथ ही उसी हवा और धुएं में सांस लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें कास हो जाता है, प्रतिशाय हो जाता है, सिर दर्द और गंभीर आंखों की जो है बीमारियां हो सकती हैं। तो एयर जो है पॉल्यूटेड हो गई है तो ब्रीथिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कास हो गया, प्रतिशाय होगा, सिर में दर्द होगा और आंखों में जो है दर्द होने लगते हैं। धूमे अनिले व विष संप्रयुक्ते, धूम यानी कि धुआं, अनिल यानी कि वायु, वायु या फिर धुएं के विष से युक्त होने के बाद खगा श्रम आर्ता, जो खग यानी कि पक्षी होते हैं वो श्रम से आर्त होकर थक कर प्रपतंती भूमि, भूमि पर गिर जाते हैं, पतंती गिर जाते हैं। कास प्रतिशाय शिरो रुजश्च भवंती, और कास हो जाता है, प्रतिशाय हो जाता है, शिर में रुजा होती है। तीव्र नयन आमयश्च, और नयन यानी कि जो आंखें हैं उनके आमय यानी कि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तीव्र नयन आमय। अष्टांग संग्रह ने क्या बताया है? विष के साथ मिश्रित हवा ठंडे मौसम में अत्यधिक गर्म हो जाती है और गर्म मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इससे भ्रम और बेहोशी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस स्थिति में जो है शिग्रू आदि अगद का उपयोग किया जाना चाहिए।
देन चिकित्सा बताई है दूषित वायु की। ऐसे मामलों में विषाक्त वातावरण में जो है खुली भूमि पर हम क्या-क्या चीज़ें जलाएँगे? लाक्षा है, हरिद्रा यानी कि हल्दी, अतिविषा, अभया यानी कि हरित की, मुस्ता लेंगे, हरेणुका लेंगे, एला लेंगे, तेजपत्र, दालचीनी, कुष्ठ और प्रेंगू। इनको जो है जला देंगे तो इनसे जो धुआँ निकलता है उससे वायु और जो धूम है वो शुद्ध हो जाता है। देन है विष दूषित वृक्ष के लक्षण और चिकित्सा। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे, ये वृक्ष है यहाँ पर। जब एक वृक्ष विष से दूषित होता है तो उसकी जो छाया होती है, जो पेड़ के नीचे छाया आती है, वो भी विकृत हो जाती है और उसके जो फूल हैं वो या तो बहुत ज़्यादा सुगंधित हो जाएंगे या फिर बिल्कुल ही सुगंधहीन हो जाएंगे। इसके फूलों की जो सुगंध है वो लेने से हृदय में दर्द होता है और सिर में दर्द होता है। इसके फल या पत्ते खाने से शोथ यानी कि स्वेलिंग हो सकती है, कंडो यानी कि खुजली हो सकती है और अतिसार उत्पन्न हो सकता है। इन स्थितियों का उपचार उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कि भूमि को शुद्ध करने के लिए हमने जिन जिन जो औषधियों का प्रयोग किया था, धुआं जलाया था, उन सारी चीज़ों से ही वृक्ष के दूषित होने पर भी शुद्धि की जानी चाहिए। देन बात करते हैं हम इसके मॉडर्न एस्पेक्ट की यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। एयर, वाटर, सॉइल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाना जिसकी वजह से ह्यूमंस को, एनिमल्स को या इकोसिस्टम को किसी भी प्रकार का नुकसान हो, उसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो मेनली हमें तीन की ही बात करनी है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन सिलेबस के अंदर तीन ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन किस किस वजह से होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल गैसेस। जब भी एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल गैसेस आ जाएं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाएं या फिर केमिकल्स आ जाए तो उनकी वजह से जो एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती हैं। क्योजेज इसके क्या हैं? व्हीकल से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस, इंडस्ट्री से निकलने वाली हार्मफुल गैस, बर्निंग ऑफ द एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, उनके जलने से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है। डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर्स, डिफोरेस्टेशन होने की वजह से जो पेड़ हैं वो कम हो जाते हैं और जो CO2 का अमाउंट है वो बढ़ने लगता है एनवायरनमेंट के अंदर। फॉरेस्ट फायर्स की वजह से भी एयर जो है वो पोल्यूटेड होती है। इफ़ेक्ट्स: रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर अगर पॉल्यूटेड है तो ऑक्सीजन का इंटेक अच्छे से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, यहाँ तक कि लंग कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा एयर के पॉल्यूटेड होने से जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अंदर वेरिएशन आती है। इसी वजह से जो ह्यूमंस के अंदर भी ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है और हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। एयर के अंदर एसिडिक गैसेस के आने की वजह से एसिडिक रेन हो सकती हैं जिसकी वजह से सॉइल की और वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। देन ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो सकता है। जो भी रेफ्रिजरेटर्स और AC से निकलने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट हो जाती है और इस वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, आई प्रॉब्लम्स हो सकता है। ओजोन लेयर के डिप्लेट होने से, UV रेज के आने से स्किन कैंसर और आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन इम्पॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 280 BNS, कोई भी बंदा अगर एटमॉस्फेयर को कॉन्टेमिनेट करता है, पब्लिक हेल्थ के लिए उसे हार्मफुल बनाता है तो उसके ऊपर 1000 रुपये तक का चार्ज लगाया जा सकता है। सेकंड हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन अक्यर्स व्हेन द हार्मफुल केमिकल्स एंड द वेस्ट एंटर्स द वाटर बॉडीज। पानी के अंदर, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में कोई भी हार्मफुल केमिकल आ गए तो वो क्या है? वाटर पोल्यूशन है। क्योजेज इसके क्या रहते हैं? कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो पानी में फेंक दिया, डोमेस्टिक वेस्ट जो घर से निकल रहे हैं उनको पानी में फेंक दिया, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, जब उसके अंदर सिंचाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं घूम फिर के पानी के अंदर ही आती हैं। ऑयल स्पिल्स यानी कि वाटर के अंदर जो है ऑयल को मिला देना, प्लास्टिक वेस्ट पानी में फेंक देना, उनकी वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट होता है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो वाटर के कंटेमिनेशन की वजह से कोलरा हो सकता है,
टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है अगर उसके अंदर मर्क्यूरी और आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं तो। जो मैराइन लाइफ है यानी कि पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, उनके ऊपर थ्रेट आ जाता है, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिश एंड द कोरल रीफ्स। थर्ड इज द सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, हैवी मेटल्स या प्लास्टिक वेस्ट इनटू द सॉइल। सॉइल में किसी भी टाइप का हार्मफुल केमिकल आने की वजह से। क्योजेज क्या क्या हो सकते हैं? ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो सॉइल जो है ऑटोमेटिकली पॉल्यूट हो ही रही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी होते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट जो भी होते हैं, उन्हें नॉर्मली सॉइल के अंदर ही डंप किया जाता है। जो भी माइनिंग रेजिड्यूज़ हैं वो भी सारे सॉइल में जाते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को भी सॉइल के अंदर ही फेंक रहे हैं हम। इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सॉइल की जो है फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप की क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो जाती है। यील्ड भी अच्छी नहीं होती और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो जाती हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द इकोसिस्टम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इकोसिस्टम भी इफेक्ट होता है। अगर ऐसी हार्मफुल क्रॉप्स को जो है कंज्यूम किया जाता है तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। देन फोर्थ बात करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। सिलेबस में ये नेक्स्ट वाले नहीं है लेकिन फिर भी इनको पढ़ेंगे हम एक बार। नॉइज़ पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? अनवांटेड एंड एक्सेसिव साउंड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में जब कोई भी चीज़ सुनाई देती है तो उसकी वजह से नॉइज़ का पोल्यूशन होता है। क्यूजेज़ क्या है? व्हीकल्स जो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चलते हैं उनके हॉर्न मारने से जो नॉइज़ निकलता है, चलने से जो नॉइज़ निकलता है उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल मशीनरी जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं फैक्ट्रीज़ में, उनकी वजह से भी हो सकता है। लाउड स्पीकर्स जो बजते हैं फेस्टिवल्स में और वेडिंग्स में, उनकी वजह से होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। एयरपोर्ट्स पर प्लेन चलने की वजह से होता है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? सुनने में दिक्कत हो सकती है, मेंटली स्ट्रेस आउट रहते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है, सोने में दिक्कत आती है, जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर हैं ये दोनों ही बढ़ जाते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ है उनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। फिफ्थ है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। किसकी वजह से होता है? रेडिएशंस की वजह से होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो एक्सीडेंट्स हैं वहाँ से रेडिएशंस निकलते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स की जब टेस्टिंग की जाती है तो उस टाइम पर हो सकता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से हो सकता है, अगर उन्हें अच्छे से डिस्पोज ना किया जाए तो। इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कैंसर हो सकता है रेडिएशंस की वजह से, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीजेज हो सकती हैं, चिल्ड्रंस में बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, म्यूटेशंस हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, और जो इकोसिस्टम है उसे लॉन्ग टर्म तक नुकसान हो सकता है। देन सिक्स इज द प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन किस वजह से होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द इन्वायरमेंट। कॉजेज क्या क्या रहेंगे? डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज एंड द सॉइल, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करना और रिसाइकल उन्हें ना करना। इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं? एक्वेटिक लाइफ जो है उसकी वजह से मर जाती है अगर उन्हें वाटर बॉडीज़ में डंप किया है तो। केमिकल्स जैसे कि बिसफिनॉल ए जो कि प्लास्टिक में प्रेजेंट होते हैं वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं तो लॉन्ग टर्म डिजीजेज इनकी वजह से हो सकते हैं। सेवन्थ इज़ द लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन कब होता है? जबकि आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाए एक्सेसिव अमाउंट में, जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर भी ज़्यादा लाइट्स लगा रखें तो उस वजह से लाइट पोल्यूशन होता है। और इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है और जो ऑर्गेनिजम्स हैं दोनों के ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। क्योजेज क्या है? एक्सेसिव स्ट्रीट लाइटिंग, बहुत ज़्यादा तेज लाइट लगाना स्ट्रीट्स में। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, रात में सब जगह अंधेरा, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स चमक रहे हैं तो लाइट पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से आंखें डैमेज हो सकती हैं। ओवर यूज़ ऑफ लाइटिंग एट नाइट। इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? डिसरप्शन ऑफ द नेचुरल एक्टिविटीज़ ऑफ द वाइल्ड लाइफ, क्योंकि जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सारे जो हैं लाइट को देखकर अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं तो उनकी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं वो डिसरप्ट होती हैं। इसकी वजह से ह्यूमंस में स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और एनर्जी की वेस्टेज तो होती ही है। एट्थ इज़ द थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? टेम्परेचर की वजह से।
इट अकेयर्स ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज़ में एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है। क्योज डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम द पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। डिफोरेस्टेशन की वजह से भी जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, पानी में रहने वाले जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। नाइन्थ है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ओवरऑल अर्थ के टेम्परेचर में राइज होना, क्लाइमेट का चेंज हो जाना। किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा निकलने की वजह से, एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ज़्यादा बन रही हैं, वो हीट को ज़्यादा ट्रैप कर रही हैं। उस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन, बार बार पानी की कमी होना, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं इसकी वजह से। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है अगर उन्हें हाई टेम्परेचर मिल जाए तो। क्रॉप का प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है और इस वजह से माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक के बारे में, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो वॉरफेयर का मतलब होता है कि युद्ध। तो जो वॉरफेयर है वो यहाँ पर 3 टाइप का बताया गया है। बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के थ्रू होता है। केमिकल, जो कि अलग अलग टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस को फेंक कर किया जाता है। न्यूक्लियर वॉरफेयर जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से होता है। सो बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर आर द फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर दैट इन्वॉल्व्स द इंटेंशनल यूज़। इन वॉरफेयर के अंदर इंटेंशनली किस किस का यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स का, केमिकल सब्सटेंसेस का और न्यूक्लियर वेपन्स का, जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है या एनिमल्स हैं उनकी कैजुअलिटीज़ यानी कि डेथ हो सकती हैं, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, हार्म यानी कि नुकसान हो सकता है। ईच फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हैज़ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। सबसे पहले हम इसमें से बात करेंगे केमिकल वॉरफेयर के बारे में। केमिकल वॉरफेयर के अंदर जो है केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ होता है विद टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होते हैं उन्हें वेपन्स की तरह यूज़ किया जाता है, और जो एजेंट्स इसे करवाते हैं वो होते हैं केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और इन्हें किन किन कैटेगरीज में रखा गया है, सबसे पहले हैं नर्व एजेंट्स। जो केमिकल यूज़ हुए हैं वो नर्व एजेंट्स हो सकते हैं, यानी कि नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं। वेसिकेटिंग और द ब्लिस्टरिंग एजेंट्स, यानी कि स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। चोकिंग एजेंट्स और द लंग टॉक्सिसेंट्स, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसके अंदर ब्लॉकेज कर सकते हैं, लंग्स के अंदर टॉक्सिकेशन कर सकते हैं। इनकैपेसिटेटिंग एजेंट्स, जो कि डिसएबिलिटी को क्रिएट करते हैं, ह्यूमंस को किसी भी काम करने में सक्षम नहीं छोड़ते। इसमें जो है मेंटली भी वो काम कर सकते हैं और फिजिकली भी इंसान को जो है डिसेबल बना सकते हैं। लैक्रिमेटिंग एजेंट्स, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि पेपर गैस। पेपर यानी कि जो मिर्ची होती है वही वाली। वोमिटिंग एजेंट्स, जो कि वोमिटिंग को क्रिएट करते हैं, और साइनाइड्स हो सकते हैं। जो केमिकल वेपन्स हैं इनका सबसे पहला यूज़ जो है 1915 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, जब जर्मनी की जो आर्मी थी उन्होंने 168 टन क्लोरीन गैस रिलीज़ कर दी थी बेल्जियम के जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर, और इसकी वजह से लगभग 5000 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। देन केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताया है कि कैसे इनको स्टोर किया जाता है और कैसे इन्हें दूसरों पर रिलीज़ किया जाता है। इनका स्टोरेज जो है लिक्विड की तरह होता है, और यूज़ किस फॉर्म में होता है, लिक्विड एरोसोल्स की तरह या फिर वेपर्स की तरह। द एजेंट्स कम इन टू द कॉन्टैक्ट विद द विक्टिम्स थ्रू स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन के थ्रू भी कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर जो वेपर है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो वो स्किन के ऊपर कॉन्टैक्ट में आएगा और ब्लिस्टर्स वगैरह की फॉर्मेशन कर सकता है। आइज़ के कांटेक्ट में आ सकते हैं लिक्विड और वेपर्स। बेसिकली लैक्रिमेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो आइज़ के कांटेक्ट में आने पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इफेक्ट दिखाते हैं अगर वेपर की इनहलेशन हो जाए तो। डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ एक्सपोजर द इम्पैक्ट ऑफ CWA कैन बी इमीजिएट और डिलेड।
Exposure to the nerve agents or mustards in the large quantities taken by inhalation can have the capacity to kill people immediately. तो मस्टर्ड्स यहाँ पर बेसिकली जो है सल्फर मस्टर्ड है, एक सल्फर का केमिकल होता है और इसकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड यानी कि सरसों की जैसी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, मस्टर्ड है। और ये एक वेसिकेटिंग एजेंट है, स्किन पर ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन करता है। इफेक्ट की बात करें तो जो लिक्विड एजेंट्स है, लिक्विड एक्सपोजर है, वो इजीली स्किन को पेनिट्रेट कर जाता है, क्लोथिंग को भी इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। सिम्टम्स जो हैं वो 30 मिनट से लेकर के 18 घंटे तक दिखाई देते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कभी भी सिम्टम्स दिख सकते हैं। अगर सीवियर लिक्विड का एक्सपोजर हुआ है यानी कि जो केमिकल है वो हाईली पोटेंट है, तो उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, कॉन्शियसनेस रैपिडली यानी कि रैपिडली कॉन्शियसनेस का कम होना, एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है बेचैनी हो जाना, मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एकदम से अकड़ जाएंगी, पैरालिसिस हो जाएगा, स्ट्रोक हो सकता है, नेजल माउथ और लंग्स में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड सडन डेथ। देन अगर वेपर का इनहलेशन है तो वो किस पर इफेक्ट दिखाएगा, बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और आइज पर भी इफेक्ट दिखाता है। वेपर इनहेलेशन क्रिएट्स टॉक्सिक सिम्टम्स दैट लास्ट सेवरल डेज। द इम्पैक्ट कैन बी लोकल और सिस्टमिक, यानी कि एक जगह भी इफेक्ट हो सकता है और पूरे सिस्टम पर, ऑर्गन सिस्टम पर, मल्टीपल ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट दिखाई दे सकता है। एक्सपोजर टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर यूजुअली रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग आउटकम्स। अगर कम अमाउंट में एक्सपोजर है तो ये सिम्टम्स होंगे, अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर कम अमाउंट में एक्सपोजर है तो आइज़ में इरिटेशन हो सकती है, ब्लरी विजन, आंखों से जो है धुंधला दिखाई देता है, आइज़ में पेन हो सकता है, आइज़ में रेडनेस हो सकती है, रनी नोज हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, चेस्ट पेन एंड एक्सेसिव कफिंग। तो इनहेलेशन से जो चीज़ें होती हैं वही सारी यहाँ पर बताई हैं। देन मस्टर्ड की अगर बात करें, दिस इज सल्फर मस्टर्ड, इट हैज़ अ स्मेल लाइक मस्टर्ड। इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ केमिकल वेपन सिंस वर्ल्ड वॉर 1। और ये जो एजेंट्स होते हैं मस्टर्ड एजेंट्स, दीज क्योज ब्लिस्टर फॉर्मेशन व्हेन दे कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द स्किन। मस्टर्ड एजेंट्स quickly penetrate the cells and produce extremely toxic reactions that interfere with the cell functions and cause cellular death. दूसरा हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में। बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, टॉक्सिन्स एट्सेट्रा। इसे ही जर्म वॉरफेयर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जर्म्स का यूज़ हो रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स वगैरह। इट इज़ द डेलिब्रेट यूज़, यानी कि इंटेंशनली इनका यूज़ किया जाता है किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, इलनेस क्रिएट करने के लिए या फिर डेथ क्रिएट करने के लिए, ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। इट इज़ कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, यानी कि इसे अनफेयर माना जाता है और इसको जो है बैन किया गया है अंडर द इंटरनेशनल लॉ बाय द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC ऑफ 1972। लेकिन फिर भी इसका जो है पोटेंशियल यूज़ हो रहा है स्टेट या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर होस्टाइल पर्पसेस, यानी कि शत्रुता के लिए इनका यूज़ किया जाता है आज भी। ऑफिशियल रूप से नहीं लेकिन अनऑफिशियल रूप से इनका आज भी यूज़ हो रहा है। एजेंट्स की बात करें तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग पैथोजेंस भी हो सकते हैं और इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई भी किया जा सकता है। दैट इज जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड टू इनहेंस देयर विरुलेंस, यानी कि उनकी डिजीज क्योजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इनको जो है जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, स्टेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहें, और रेजिस्टेंस टू द ट्रीटमेंट, और उनका जो है किसी भी तरह से ट्रीटमेंट ना हो पाए इसलिए उन ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई भी किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स की? एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्योज करने वाला बैसिलस एंथ्रेसिस, स्मॉल पॉक्स वायरस जिसका नाम है वेरियोला मेजर, प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, बोट्युलिनम टॉक्सिन बाय क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम एंड राइसिन टॉक्सिन फ्रॉम द कैस्टर बीन्स। कैस्टर बीन्स बेसिकली होते हैं एरंड, उनके अंदर जो राइसिन टॉक्सिन पाया जाता है वो जो है खाने पर टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। देन है मोड्स ऑफ डिलीवरी। जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं इन्हें किस किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है? दे आर डिसएमिनेटेड और ट्रांसफर्ड थ्रू वेरियस मीन्स, स्पेशली एरोसोल स्प्रेज, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर सप्लाईज के थ्रू भी इन्हें पहुंचाया जाता है, कंटेमिनेटेड सरफेसेस पर इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन्फेक्टेड एनिमल्स या वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड होता है,
एंड पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी इनका होता है। एरोसोलाइजेशन जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड है इन्हें डिलीवर करने का, यानी कि एरोसोल स्प्रेज के थ्रू इन्हें स्प्रे कर दिया जाता है अलग अलग जगह पर। और एरोसोलाइजेशन के थ्रू इनका जो इन्हेलेशन है वो सिर्फ टारगेटेड पॉपुलेशंस पर होता है, इसलिए एरोसोलाइजेशन को जो है स्पेसिफिकली प्रेफर किया जाता है। देन इफ़ेक्ट्स। बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स जो हैं इनके अलग अलग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एजेंट, रूट ऑफ एक्सपोजर क्या है और पॉपुलेशन की ससेप्टेबिलिटी कितनी है। तो कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। सबसे पहले है इन्फेक्शियस डिजीज़ को ये क्योज कर सकते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, वायरल हेमरेजिक फीवर जैसे कि इबोला। रेस्पिरेटरी इलनेस को ये क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। सिस्टमिक इफेक्ट्स यानी कि मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं उनको भी इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकते हैं। सेप्सिस का मतलब होता है जब बॉडी एक्सट्रीमली रिएक्ट कर जाती है किसी भी इन्फेक्शन की तरफ, बॉडी का एक्सट्रीम रिस्पॉन्स जब खुद के ही सेल को, खुद के ही टिश्यूज ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, तो उसको बोलते हैं सेप्सिस। ऑर्गन फेलियर हो सकता है और डेथ हो सकती है। थर्ड इज न्यूक्लियर वॉरफेयर। न्यूक्लियर वॉरफेयर का मतलब है जब न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि मिलिट्री के द्वारा भी हो सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है ये एक, इन विच न्यूक्लियर वेपन्स आर यूज टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन एन एडवर्सरी, यानी कि दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हो रहा है। न्यूक्लियर वॉरफेयर कैन रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड कैन लीड टू लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रेडिएशन जनरेटेड बाई। तो इसमें से रेडिएशन निकलती हैं जो कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर वेपन क्या है? न्यूक्लियर वेपन इज एन एक्सप्लोजिव डिवाइस दैट डिराइव्स इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसको जो है न्यूक्लियर रिएक्शन से पावर मिलती है या तो फिजन के थ्रू या फिर फ्यूजन के थ्रू। फिजन के अंदर क्या होता है, जो हैवी एटम्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं लाइटर एटम्स में, जैसे कि यूरेनियम जो है स्प्लिट कर गया लाइटर एटम्स में, तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है। फ्यूज़न के अंदर क्या होता है, लाइटर एटम्स जो हैं वो कंबाइन कर जाते हैं हैवी एटम्स बनाने के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होना हीलियम बनाने के लिए। तो ये जो है फ्यूज़न का एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर वेपन्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने दो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया था वॉर में, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। ऑन 6 अगस्त 1945 द यूरेनियम गन टाइप बॉम्ब, जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसको फेंका गया था जापानीज सिटी हिरोशिमा पर। और उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त को जो दूसरा बॉम्ब था प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप बॉम्ब, जिसका नाम था फैटमैन, इट वॉज डिटोनेटेड ओवर द जापानीज सिटी ऑफ नागासाकी। और इन दो बॉम्बिंग्स की वजह से लगभग 1,20,000 लोग जो हैं मारे गए थे। देन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पर इसके जो हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इमीडिएट भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। कुछ के बारे में यहाँ पर बताया है कि एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो सकती है। एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैन क्यूज एक्यूट रेडिएशन सिकनेस। जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, और जो बचे हुए होते हैं उसके बाद जब एक्सपोजर ख़त्म हो गया उसके बाद भी उसकी रेडिएशंस वहाँ पर परसिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो सकती हैं। और इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर एंड फटीग। सीवियर केसेस में इनकी वजह से ऑर्गन फेलियर और डेथ भी हो सकती है विद इन डेज और वीक्स फॉलोइंग द एक्सपोजर। सेकेंड इज कैंसर। रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से अलग अलग टाइप के कैंसर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर एंड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मीन्स ब्लड कैंसर। रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर कैन मैनिफेस्ट ईयर्स और इवन डिकेड्स, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये रहता है और एक ही लॉन्ग टर्म हेल्थ कंसर्न बना रहता है इफेक्टेड पॉपुलेशंस के लिए। थर्ड, इसकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकती हैं। इट कैन cause mutation in the reproductive cells, increasing the risk of hereditary genetic disorders in the future generations. आने वाली जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, डेवलपमेंट में जब भी कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, and other genetic disorders in the offspring born to the individuals exposed to the radiation.
जिनके ऊपर भी रेडिएशन का इफेक्ट हुआ था उनके ऑफस्प्रिंग में जो है अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। फोर्थ इज द लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स, जैसे कि इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, कैटरेक्ट हो सकती हैं, इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड अदर क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस। Prolonged exposure to the radiation can weaken the body's ability to repair the damaged cells and tissues, leading to premature aging, यानी कि समय से पहले बुढ़ापा आ जाना एंड डिक्रीज्ड लाइफ स्पैन। फिफ्थ इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। न्यूक्लियर वॉरफेयर कैन ऑल्सो profound psychological effects on the survivors and affected populations, including the post-traumatic stress disorder, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, दूसरे मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। द फियर एंड अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट कैन cause psychological distress and having lasting implications on the mental well-being। थर्ड टॉपिक आता है इकोटॉक्सिकोलॉजी एंड बायोमैग्निफिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे इकोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में। तो इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, टॉक्सिक होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो इकोटॉक्सिकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन क्या आई है? इन 1960s द टर्म इकोटॉक्सिकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी caused by both natural and artificial substances on the living organisms present in the nature। एक डेफिनेशन ये आई है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन इन 1998। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? इकोटॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कंटेमिनेंट्स एंड द इफेक्ट्स ऑन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट के बारे में इसके अंदर स्टडी किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोस्फीयर में ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, पूरी की पूरी उनकी पॉपुलेशन आ जाती है, पूरा इकोसिस्टम भी आ जाता है। कंटेमिनेंट्स को भी हम फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हैजार्डस वेस्ट हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। थस ecotoxicology is defined as the study of toxic effects of the chemicals like the hazardous waste, heavy metals, industrial chemicals, pesticides and fertilizers on the organism, population, community और the ecosystem। तो इन तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेंगे। देन है बायोमैग्निफिकेशन। एक टर्म होती है बायो एक्यूमुलेशन और एक होती है बायोमैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाना, एक ही जगह पर बने रहना। बायोमैग्निफिकेशन तब होता है जब उस ऑर्गेनिज्म को कोई हायर ट्रॉफिक लेवल का एनिमल खा लेता है और उसके अंदर उसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है। छोटे ट्रॉफिक लेवल्स के जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें उसका अमाउंट कम रहता है, लेकिन जब हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म उसको खाता है तो वो एक एनिमल को नहीं खाएगा, उनमें से तो बहुत सारों को खाता है। तो उन सभी का जो टोटल एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन था वो उसके अंदर हायर ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और उस टॉक्सिक केमिकल का जो अमाउंट है वो मैग्नीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए उसको क्या बोला है? बायोमैग्निफिकेशन। Bioaccumulation is the selective absorption and storage of a large variety of molecules inside the cell, and biomagnification is the tendency of some chemicals to become increasingly concentrated at successive higher trophic levels of a food chain or a food web। तो ये बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस है इसकी वजह से जो टॉक्सिक कंपाउंड्स एनवायरनमेंट में लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट थे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेंजरस लेवल में पहुंच जाते हैं। द कंटेमिनेंट्स कैन बी हैवी मेटल्स सच एज आर्सेनिक एंड मर्करी, पेस्टिसाइड सच एज डीडीटी। द ऑर्गेनिजम्स टेक अप दिस सब्सटेंसेस थ्रू द फूड दे कंज्यूम। तो ये सारे सब्सटेंसेस फूड के थ्रू जा रहे हैं और एग्जाम्पल्स यहाँ पर बता दिए हैं। देन आते हैं क्योजेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। जो सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होके बायोमैग्निफिकेशन या टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि केमिकल्स हो गए, डीडीटी जैसे, पीसीबी जैसे, जो कि एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। इनके अलावा इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, फंजीसाइड्स हो सकते हैं। ये जो हैं सॉइल के अंदर, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर हाईली टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज करते हैं। इन सब्सटेंसेस में हैवी मेटल्स जैसे कि मर्करी, आर्सेनिक और लेड प्रेजेंट रहते हैं ट्रेस अमाउंट्स में।
and these provide a harmful effect on the health of the aquatic organisms and the human beings. दूसरा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सब्सटेंसेस, इनके अंदर हैवी मेटल्स भी आ सकते हैं, और ग्रेवल हो गया, डर्ट हो गया, स्क्रैप मेटल, सॉल्वेंट, गैसोलीन, ये सारी चीजें जो इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, इन्हें सॉइल्स के अंदर, लेक्स के अंदर, ओशियंस और रिवर्स के अंदर डाल देना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है। थर्ड इज दी ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज बायोसॉलिड्स एंड मैन्योर्स। वैसे तो ये चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन होता है, और जब इन्हें वाटर बॉडीज़ के अंदर डंप किया जाता है तो वहाँ पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनकी जो है एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ हो जाती है। एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ होने को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मेनली किसकी होती है, एल्गी की होती है, एल्गल ब्लूम्स हो जाती हैं, और पूरी एक्वेटिक बॉडी के अंदर एल्गी ही एल्गी दिखाई देती हैं, तो वहाँ पर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स भी जो हैं बायोमैग्निफिकेशन का काम कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फोर्थ इज द प्लास्टिक पोल्यूशन। रिसर्चेस के अंदर पता चला है कि प्लास्टिक के अंदर एक हार्मफुल केमिकल होता है जिसका नाम है बिस्फेनॉल ए, जो कि मेजर कंटेमिनेंट है वाटर बॉडीज के अंदर। फिफ्थ इज द माइनिंग एक्टिविटीज इन द ओशन। डीप सी माइनिंग इज डन टू एक्सट्रैक्ट मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो जब भी माइनिंग करेंगे तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट में सल्फाइड और सेलेनियम निकलता है, जनरेट होता है वहाँ पर, और वो जो है उस ओशन की सॉइल में, और जो वाटर है वहाँ का, उसके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो केमिकल है सल्फाइड और सेलेनियम, इसकी वजह से ओशियंस और कोस्टल रीजन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहाँ पर रहने वाली एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। सिक्स्थ इज द टॉक्सिक गैसेस एंड एयर पोल्यूशन। तो जो टॉक्सिक गैसेस हैं, एयर पोल्यूशन है, उनकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है। कैसे, एग्जॉस्ट गैसेस जो भी निकलती हैं व्हीकल्स और इंडस्ट्री से, की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन होने के बाद वो जो गैसेस हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट है, और जब भी बारिश होती है तो वो जो एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और एसिडिक रेन को क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से ये एसिड जो है वाटर के अंदर चले जाते हैं एसिडिक रेन के थ्रू, और देन ये बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर कॉजेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। देन इफेक्ट्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। क्या क्या इफेक्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पर कैसे इफेक्ट करेंगे, बायोमैग्निफिकेशन मेक ह्यूमंस मोर प्रोन टू द कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर फेलियर, हार्ट डिजीज एंड द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। Second is the effect on reproduction and development of the aquatic animals. The vital organs of the aquatic organisms get accumulated with the toxic chemicals and interfering with the process of reproduction and development. ठीक है, तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। कंजप्शन ऑफ द हैवी टॉक्सिक मेटल्स इन द सी बर्ड्स हैज़ एन इफेक्ट ऑन द एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जो एग्स हैं उनकी शेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं, जिस वजह से वो आसानी से टूट जाती हैं जब भी बर्ड्स उनको इंक्यूबेट करने का ट्राई करते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स सच एज सेलेनियम एंड मर्करी हार्म द एक्वेटिक क्रिएचर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। थर्ड इज द डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन। The food chain gets disturbed due to the toxins and the chemicals released into the water bodies. The small organisms absorb the toxins and are eaten up by the larger organisms. As a result, toxins are collected in the higher level of the organisms. तो ये पूरा बायोमैग्निफिकेशन का ही प्रोसेस बताया है। एग्जाम्पल क्या है इसका, बायोमैग्निफिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है मिनामेटा बे इन जापान। जापान की मिनामेटा सिटी के अंदर एक है मिनामेटा बे। ये जो है एक खाड़ी है, पानी का सोर्स है, जहाँ पर जो है मर्क्यूरी की बायोमैग्निफिकेशन हुई थी। बेसिकली मिथाइल मरकरी की बायोमैग्निफिकेशन होने की वजह से यहाँ पर एक डिजीज़ क्रिएट हुई थी जिसका नाम है मिनेमेटा डिजीज़। मिनेमेटा डिजीज़ जो है एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। इसके अंदर जो है नंबनेस हो जाती है, ट्रेमर्स या सीजर्स आते हैं, और जो सीवियर केसेस है उनके अंदर पैरालिसिस, कोमा और डेथ भी हो सकती है। और ये जो डिजीज़ है
इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, सिर्फ इसके जो सीजर्स वगैरह सिम्टम्स हैं उनको पैसिफाई करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। फोर्थ टॉपिक जो हमारा है वो है टॉक्सिकोविजिलेंस। टॉक्सिकोविजिलेंस का मतलब होता क्या है? टॉक्सिकोविजिलेंस का मतलब है कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनके ऊपर एक चेक रखना, उन्हें जो है कंट्रोल में रखना ताकि वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट ना कर पाए। Toxicovigilance refers to the systemic monitoring, surveillance, and management of the toxic substances or the pollutants in the environment. एनवायरनमेंट में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर उनको मॉनिटर करना, सर्वेलेंस उनकी निगरानी करना कि वो कितनी क्वांटिटी में है और उनका मैनेजमेंट करना, यानी कि उन्हें फैलने से रोकना, उन्हें कम करना, विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। टॉक्सिको विजिलेंस के अंदर टॉक्सिक एक्सपोजर का जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन करना डेटा का, एनालाइज करना उसे और डिसएमिनेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना उस डेटा को, ताकि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सके और रिस्क को जो है रिड्यूस किया जा सके। की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं टॉक्सिकोविजिलेंस के? फर्स्ट इज द सर्विलेंस एंड द मॉनिटरिंग। सबसे पहले जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें मॉनिटर किया जाएगा कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट इज द सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब है निगरानी एंड मॉनिटरिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स थ्रू वेरियस मेथड्स सच एज एयर एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, बायो मॉनिटरिंग एंड इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग। सेकेंड जो है रिस्क असेसमेंट। हमने पता कर लिया कि इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर हम पता करेंगे वो कौन कौन से हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ रिस्क उनसे क्या क्या हैं। इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेज। थर्ड इज द डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। जो भी डेटा हमें मिला है उसको एनालाइज करना ताकि हम ये जान पाए कि कौन कौन से हैज़र्ड्स जो हैं हो सकते हैं। एनालाइजिंग द इमर्जिंग हैज़र्ड्स एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़। रेलिवेंट अथॉरिटीज़ तक उन्हें पहुंचाना, फिर वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी? रेगुलेटरी कंप्लायंस। उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है यूज़ करने के या उनको हैंडल करने के या डिस्पोजल के रिलेटेड जो है रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाएंगी। फिफ्थ इज द पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशंस। पब्लिक को टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में अवेयर करना और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना। रेजिंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द टॉक्सिक एक्सपोजर एज वेल एज द प्रिवेंटिव मेजर्स। सिक्स इज द इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयरनेस। जो भी इन्वायरमेंटल इमरजेंसीज होंगी उनके लिए प्रिपेयर रहना, प्लान्स और प्रोटोकॉल्स बनाना कि उन्हें किस तरीके से रिस्पोंड करना है अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है, क्योंकि रिस्क का असेसमेंट पहले ही हो चुका है। एंड रैपिड रिस्पॉन्स आर एसेंशियल फॉर मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना द इम्पैक्ट्स ऑफ द टॉक्सिक इंसिडेंट्स एंड प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ। तो इसी के साथ हमारा टॉक्सिको विजिलेंस भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा जो चैप्टर है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है।